हेलो ऑल। काइनेटिक्स में हम पढ़ रहे थे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। एंड उसके एग्जाम्पल सीखे थे हमने। एक था एग्जाम्पल एस्टर हाइड्रोलिसिस एंड दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। आज हम उन दोनों रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले नंबर 1, काइनेटिक्स ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस। काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ओके, काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो क्या रिएक्शन होती है? ये आपका इथाइल एसीटेट एंड हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, एंड इसे हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो H+ यहाँ पर कैटलिस्ट है। H+ का सोर्स इट मे बी फ्रॉम HCl और H2SO4, एनी मिनरल एसिड। प्रेफर करते हैं H2SO4। तो क्या बनेगा? CH3COOH M+ C2H5OH। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अब इसका जो रेट होता है, रेट इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, दो टाइप के। सो रेट क्या होगा इसका? K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, पावर 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1, ऑर्डर 1। ओके, एंड K इज द रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? K की यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स, बिकॉज ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब काइनेटिक्स तो होगी, वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक्चुअली इसकी काइनेटिक्स कैसे मेजर की जाती है वो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हाउ टू मेजर काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, सो हाउ टू मेजर काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब देखो इसमें करते क्या है, ये रिएक्शन है एंड इसमें जो एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड is titrated with standard solution of NaOH। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ NaOH से टाइट्रेट किया जाता है जैसे जैसे एसिटिक एसिड बनता जाता है रिएक्शन में। और आपको ये पता है कि NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1, क्योंकि एक OH देगा, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे दोनों? CH3COH प्लस NaOH, और क्या बनेगा इसमें? CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। अब देखो, मान लो इसका V वॉल्यूम है एसिटिक एसिड का, और इसका V वॉल्यूम है, तो ये कितना बनेगा? V वॉल्यूम। यानी कि जितने NaOH के ट्राइटेशन मोल्स खत्म होते जाएंगे, इसका मतलब उतनी अमाउंट एसिटिक एसिड की बन रही है, क्योंकि दोनों का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 है, और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका? 1 है। तो जितना NaOH फिनिश होगा उतना ही एसिटिक एसिड इसका मतलब फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। टाइट्रेशन आपको पता है कि टाइट्रेशन ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं। ब्यूरेट में या जनरली ब्यूरेट में तो अननोन सोल्यूशन लेते हैं, बट यहाँ पे NaOH को हमने ब्यूरेट में ले लिया, और जो एसिटिक एसिड बन रहा है उसको टाइट्रेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से सो दिस इज टाइम इन मिनट और सेकेंड, एंड यहाँ पर आपका होगा वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। एंड टाइम जो है वो 0 है, उस समय NaOH का वॉल्यूम है V0। टाइम T1 है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इज V1, एंड टाइम T2 फिर वॉल्यूम NaOH यूज्ड है V2 है, एंड टाइम T3 पे V3 हो जाएगा। इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम पर जो वॉल्यूम है वो V∞ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डेटा हमको ऑब्जर्व होगा जब हम करेंगे टाइट्रेशन ऑफ
एसिटिक एसिड अगेंस्ट NaOH। ओके, अब देखो एक्चुअली हमें करना क्या है। वी नो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। बट यहाँ पर एग्जैक्टली कंसंट्रेशन नहीं दिया है, तो वी हैव टू फाइंड A0 एंड A0 माइनस एक्स। तो हमारी क्या इक्वेशन बन के आएगी, वही इसकी काइनेटिक्स है एस्टर हाइड्रोलिसिस की, राइट। अब देखो ध्यान से, मैंने वैसे आप कह सकते हो कि टाइम इसे इस रिएक्शन में देखो, मैं कहूँ कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो जब ये ख़त्म होगा तब ये कितना बनाएगा A0, और ये भी A0 बनेगा। जब T इन्फिनिटी टाइम क्या होता है कि जब ये अच्छा किसी टाइम T पर ये क्या होगा, इनिशियली ये A0 है, A0 माइनस एक्स, और ये क्या होगा x और x। इतना तो समझते हो आप लोग, ठीक है। और T इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट खत्म हो गया पूरा, और ये पूरी तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इनफाइनाइट टाइम का मतलब होता है रिएक्शन इज कंप्लीटेड, यानी एस्टर इज फिनिश्ड और एसिड बन चुका है। अब एक बात और ध्यान समझना, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, CH3COO C2H5 प्लस वाटर चेंज इनटू CH3COOH प्लस एल्कोहल, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि T इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि इसकी जो भी कंसंट्रेशन रही होगी, यानी कि ये A0 रहा होगा, तो T इन्फिनिटी पर इनिशियली ये A0 है, तो T इन्फिनिटी पर ये कितना बचेगा 0, और ये पूरा क्या बन जाएगा A0। यानी कि इनफाइनाइट टाइम पर जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन होगी, या इनफाइनाइट टाइम पर T इन्फिनिटी, राइट, इनफाइनाइट टाइम पर जो एसिटिक एसिड के मोल्स होंगे वही इनिशियली एस्टर के मोल्स रहे होंगे, क्योंकि जितने इसके मोल्स खत्म होंगे उतने एसिटिक एसिड के मोल्स बनेंगे। इतना क्लियर है। तो इसलिए मैं इनफाइनाइट टाइम पर मेजर कर रहा हूँ कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या थी। अच्छा एक चीज़ और, अब इनफाइनाइट टाइम पर जो NaOH की वैल्यू हमें ब्यूरेट में है NaOH हमारा, तो NaOH की वैल्यू जो इनफाइनाइट टाइम पे होगी वही एसिटिक एसिड की वैल्यू होगी, और वही हमारी वैल्यू एस्टर की होगी, करेक्ट। तो कभी कभी प्रोडक्ट की मोल से हमें रिएक्टेंट के मोल पता चल जाते हैं। अब इसको समझने के लिए T इन्फिनिटी पर V इन्फिनिटी वॉल्यूम है NaOH का, ठीक है। तो एट एनी टाइम वॉल्यूम ऑफ NaOH इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो देखो, सो V इन्फिनिटी पर जो वॉल्यूम होगा, V इन्फिनिटी एट इनफाइनाइट टाइम वॉल्यूम ऑफ NaOH used for एसिटिक एसिड इक्वल टू V इन्फिनिटी। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आपको, जनरली हम टाइम T इक्वल टू 0 पर बोलते हैं रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो टाइम T इक्वल टू 0 पर ये V0 कहाँ से आ गया। टाइम T इक्वल टू 0 पर हमें ये लिखना चाहिए ना कि वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इज V0, 0। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे हम NaOH रिएक्शन स्टार्ट होती है, जैसे हम NaOH डालते हैं कोनिकल फ्लास्क में या एसिटिक एसिड से रिएक्ट करने के लिए, तो इसका पहले कुछ वॉल्यूम कैटलिस्ट से रिएक्ट करता है। ध्यान देना जरा, इसका पहले कुछ वॉल्यूम इस कैटलिस्ट से रिएक्ट कर जाता है, और कैटलिस्ट जो वॉल्यूम NaOH का कैटलिस्ट के लिए यूज हुआ है वो तो हमें नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से, मान लो टोटल वॉल्यूम हमने ब्यूरेट में NaOH लिया था 50 ml, और 50 में 1 ml H+ के लिए यूज हो गया, तो एसिटिक एसिड के लिए रिएक्शन के लिए कितना यूज हुआ है 49 ml।
यानी कि जो टाइम t इक्वल टू 0 पर वॉल्यूम यूज हो चुका है H प्लस के लिए, उस वॉल्यूम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH से यूज्ड फॉर एसिटिक एसिड। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज फॉर एसिटिक एसिड विल बी V इन्फिनिटी माइनस V नॉट। ये वॉल्यूम किसके लिए यूज चुका है? कैटलिस्ट के लिए। तो एक्चुअल वॉल्यूम NaOH का कितना रिएक्ट किया है एसिटिक एसिड से? V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, करेक्ट। और जितना एसिटिक एसिड, अच्छा, इनफाइनाइट टाइम पर जितना एसिटिक एसिड बनेगा दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो यानी कि ए नॉट किसके बराबर होगा? ए नॉट प्रोपोर्शनल टू वी इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए था, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट। तो ए नॉट तो मिल गया। टोटल कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट टाइम इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड या इज द मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड विच इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ एस्टर ऑल्सो। बट इसमें वी नॉट हटा दिया क्योंकि NaOH का कुछ वॉल्यूम एसिड कैटलिस्ट के लिए यूज हो गया था, ठीक है। तो ये मिल गया। अब ए नॉट माइनस एक्स किससे मिलेगा? तो देखो ये मिल गया हमको ना। अब ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शन होगा? तो ए नॉट तो हो गया हमारा वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, माइनस एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? टाइम टी पर NaOH का वॉल्यूम एसिड के लिए यूज हुआ है। तो टाइम टी पर कितना वॉल्यूम यूज होगा NaOH के एसिड के लिए? तो एक्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ NaOH रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, विच इज इक्वल टू Vt। बट अगेन, एक सेकेंड, बट अगेन कुछ वॉल्यूम NaOH से कहाँ यूज हो चुका है? कैटलिस्ट के लिए। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना यूज होगा? कितना रिएक्ट कर रहा है? Vt माइनस वी नॉट। नहीं, वी नॉट को हटाना है। तो यहाँ पे देखो वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट और अंदर क्या है? Vt माइनस वी नॉट। तो ये कितना आ गया? ए नॉट माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू, अंदर क्या बचा? वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वी इन्फिनिटी माइनस Vt। तो नाउ व्हाट इज द काइनेटिक इक्वेशन? बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक इक्वेशन? ये विजुअल नहीं था, अभी आप देख सकते हो। सो व्हाट इज द काइनेटिक इक्वेशन नाउ? K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट की जगह, ए नॉट के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं? वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, सॉरी वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन फॉर एस्टर हाइड्रोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक इक्वेशन फॉर एस्टर हाइड्रोलिसिस। ओके अब देखो मैं आपको सब बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जनरली लर्न कर लेते हैं, बट आप देख लेना आपको लर्न करना है क्या करना है। मैंने समझा दिया अपने तरीके से। ये इस तरह की इक्वेशन आती है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम आगे करेंगे, बट बहुत रेयर क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन आ भी चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट की काइनेटिक्स पढ़ते हैं जो कि इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन लर्न डायरेक्ट इक्वेशन। सो काइनेटिक नंबर 2 है काइनेटिक्स ऑफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर का हाइड्रोलिसिस किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है, और इसका रेट क्या होता है? इट इज़ अगेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट के होगा कंसंट्रेशन ऑफ शुगर की पावर 1, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये NCERT मेंशन नहीं है, ये कंपटीशन में ही क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में दे रखा है NCERT में। तो आपको सुक्रोज के बारे में पता होगा कि सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और मैंने आपको स्टीरियो पढ़ा दी तो आप ये वर्ड को समझना आसान है। दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी कि PPL प्लेन पोलराइज लाइट को ये राइट रोटेट करता है ना। डेक्स्ट्रो मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये राइट रोटेट करता है। इसकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो वैल्यू होती है वो 66.5 डिग्री होती है, 66.5, ठीक है। एंड जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ग्लूकोज को, तो ये शुगर को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इट फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो 52.5 होती है डिग्री, ठीक है। और जो फ्रक्टोज होता है लीवोरोटेटरी,
ये लीवो रोटेटरी होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो -92 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है, यानी कि अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो नेट कितना आया, लीवो। नेट रोटेशन कितना हुआ, लीवो रोटेशन। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुगर क्रिस्टल, सॉलिड शुगर जो होता है इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट मीन्स इट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, और जब इसको हम लोग शुगर को पानी में डिजोल्व करते हैं एक्सेस वाटर में, ये वाटर एक्सेस है, देन व्हाट हैपन, इट फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैविंग वैल्यू 52.5 डिग्री एंड फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी हैविंग वैल्यू -92 डिग्री। तो सोल्यूशन में नेट रोटेशन कितना हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो -92 से 52 आप सेपरेट कीजिए तो यू विल गेट resultant solution will be levo rotatory, and this process is called inversion of sugar. This is called inversion of sugar. ठीक है, this is called inversion of sugar. ठीक है, इसे शुगर का इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड शुगर जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पानी में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद इट बिकम लीवो रोटेटरी, because the levo rotation of fructose cancel the dextro rotation of glucose and resulting solution is levo rotatory. ठीक है, now how to measure kinetics of this reaction. ठीक है, तो how to measure kinetics, ठीक है। so इसको समझने के लिए देखो, progress of this reaction can be monitored with change in angle of rotation of plane polarized light. पोलैरीमीटर का नाम सुना है आपने। पोलैरीमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर कि कोई सब्सटेंस कितना पीपीएल यानी प्लेन पोलर लाइट को रोटेट कर रहा है, या ऐसे कह सकते हैं पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि जो लेट की जो इनिशियल रीडिंग है पोलैरोमीटर की, रीडिंग ऑफ पोलैरोमीटर एट 0 टाइम इज आर नॉट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 0 टाइम पर सुक्रोज है केवल, और उसका रोटेशन जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, किसी टाइम टी पर, जब टाइम टी होगा यानी कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अब जो शुगर है वो वाटर से रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुका है, तो उसे बोलेंगे टाइम टी पर रिएक्शन हो रही है। तो टाइम टी पर जो रोटेशन हो, उसका जो डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन बनता जा रहा है और सोल्यूशन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहे हैं, तो जो वैल्यू है वो R0 - RT है। कितना धीरे धीरे कम हो रहा है, R0 यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो so angle of rotation at time t equal to R0 - RT। ठीक है ना, यानी कि टाइम t पर उसका एंगल रोटेशन कितना होगा, R0 - RT। R0 उसका इनिशियल, और टाइम t पर जो वो धीरे धीरे डेक्स्ट्रो रोटेशन उसका कम हो रहा है। ठीक है, और ये जो R0 - RT है विल रिप्रेजेंट द x। मैंने क्या बोला कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें करना क्या एक्चुअली, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ध्यान देना, वी हैव टू फाइंड k = 2.303 अपॉन t log A0 - x। सो हमें क्या मिला कि जो टाइम t पर है, टाइम t पर जो एंगल ऑफ रोटेशन है, सो एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t इज R0 - RT इक्वल टू x, यानी प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि एक्चुअली वो कितना रिएक्टेंट यानी कितना शुगर हाइड्रोलाइज हो गया है, दैट इज x। आप कैसे कर सकते हो, कितना सुक्रोज, तो ये हमारा A0 है, 0 0 A0 - x, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ शुगर या रिएक्टेंट हाइड्रोलाइज,
या ये कह सकते हो कि x रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म्ड, तो वो कितना होगा आर नॉट माइनस आर टी, क्योंकि आर नॉट इनिशियल हमारा रोटेशन था और टाइम टी पर वो उसका डेक्स्ट्रो रोटेशन धीरे धीरे कम हो रहा है प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो डेक्स्ट्रो रोटेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डेक्स्ट्रो रोटेशन सुक्रोज का धीरे धीरे कम हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट कि सुक्रोज इज गेटिंग हाइड्रोलाइज या सुक्रोज इज हाइड्रोलाइजिंग। ओके, तो ये एक्स मिल गया। नाउ नेक्स्ट रीडिंग ऑफ, यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी किया है, आप इसको देख सकते हैं, एंगुलर रोटेशन एट एनी टाइम will be depend on amount of product formed or amount of reactant reacted, that is x। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं रीडिंग ऑफ पोलैरिमीटर एट इनफाइनाइट टाइम। अब बताओ बच्चों, इनफाइनाइट टाइम क्या होगा? जब सुक्रोज पूरी तरह हाइड्रोलाइज हो चुका होगा, जब सुक्रोज पूरी तरह हाइड्रोलाइज हो चुका होगा, यानी कि वो अब उसका रोटेशन डेक्स्ट्रो से क्या हो गया, लीवो रोटेशन, क्योंकि वो पूरी तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो चुका है। सो एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। अब बताओ मुझे, यहाँ पे ध्यान देना, टोटल चेंज रोटेशन में कितना हुआ, टोटल चेंज रोटेशन में, तो आर इन्फिनिटी पे रोटेशन क्या है, लीवो, और आर नॉट पे रोटेशन क्या है, डेक्स्ट्रो, तो टोटल चेंज कितना हुआ, लीवो माइनस डेक्स्ट्रो, या फिर डेक्स्ट्रो माइनस लीवो, टोटल रोटेशन चेंज ये हुआ। अब ये आर नॉट माइनस आर टी इसलिए किया गया सो दैट कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव है और आर इन्फिनिटी रिजल्टेंट क्या हो गया, निगेटिव, तो टोटल रोटेशन चेंज कितना हुआ, डेक्स्ट्रो माइनस लीवो रोटेशन। ठीक है, तो आर नॉट माइनस आर टी, देखो आर इन्फिनिटी की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो जब यहाँ पुट करोगे तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी टोटल चेंज रोटेशन आपको मिल जाएगा। और ये टोटल चेंज रोटेशन जो होगा, दिस टोटल चेंज रोटेशन रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो एंगल रोटेशन एट एनी टाइम, एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम, एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम proportional टू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। ये आर है मेरा, आर थोड़ा कम अच्छा बनता है। ठीक है, सो दिस proportional टू ए नॉट, टोटल सुक्रोज कंसंट्रेशन या मोल्स। ठीक है, तो हमको मिल गया, बस इसको हम अपनी काइनेटिक्स में पुट कर देंगे। सो व्हाट इज अवर काइनेटिक्स नाउ, वी गेट k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई आर नॉट माइनस आर टी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग काइनेटिक्स है। अब ये क्वेश्चन जनरली बहुत ही छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत दो काइनेटिक्स बताने के लिए इतना टाइम लग गया है, बट इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो ऑप्शन है, जनरली इनको लोग याद कर लेते हैं या फिर इसको स्किप कर देते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वॉज स्टडीड इन 1 नॉर्मल HCl, यानी कि एक को सोल्यूशन में एसिड भी है। द फॉलोइंग पोलैरिमेट्रिक रीडिंग वेयर ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। 0 टाइम पर जो रीडिंग है पोलैरिमीटर की वो 24.09 है, एंड 7.18 पर 21.41 है। 18 पर तो जैसे टाइम बढ़ रहा है, इन्फिनिटी टाइम पर देख सकते हो कि पहले वो पॉजिटिव रोटेशन एंड देन फाइनली क्या आ गया, नेगेटिव रोटेशन, विच इज़ -10.74, ठीक है। और 27.05 पर टाइम जो है, रीडिंग जो है वो 15 डिग्री है, 17.74 डिग्री है। और 0 पर उसकी डेक्स्ट्रो रोटेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा है 24.09। तो प्रूफ करना है सो दैट द इन्वर्जन ऑफ शुगर इज फर्स्ट ऑर्डर। सो पहले हम डेटा को नोट करेंगे। सो आर नॉट यानी कि इनिशियल रीडिंग ऑफ पोलैरिमीटर इज 24.09, ठीक है, डिग्री। एंड जो आर इन्फिनिटी कितना होगा, आर इन्फिनिटी कितना है, इनफाइनाइट टाइम पर रीडिंग क्या है हमारी, एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम -10.74 डिग्री, ठीक है। दिस द एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम 0, एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम
नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल रोटेशन एट टाइम t। तो हमें इक्वेशन में चाहिए r वी वांट। एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, लेकिन ये वैल्यू मैंने x की पुट कर दी है और a नॉट की वैल्यू ये है, मैंने पीछे लिखा है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने x की पुट कर दी एक्चुअली। तो a नॉट की वैल्यू कितनी है, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, और माइनस x की वैल्यू कितनी है, आर नॉट माइनस आर टी। मैंने पीछे मेंशन किया है कि ये x की वैल्यू है, राइट। इसलिए तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइड बाई, इससे आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, इज द वैल्यू ऑफ x। सो ये माइनस आर नॉट, ये प्लस आर टी, तो आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ठीक है, आई एम सॉरी, ये मैंने x की वैल्यू पुट कर दी थी। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है, यू कैन सी कि मैंने आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू एक्स लिखा है। तो x के प्लेस पर मैं आर नॉट माइनस आर टी लिखूंगा और a नॉट के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। तो हमारी जो है वो ये इक्वेशन में क्या आएगी, ये वाली। तो दिस इज द काइनेटिक्स ऑफ केन शुगर, ओके, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुझे ये लगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। जब इस क्वेश्चन में वापस आएंगे तो देखो आर इन्फिनिटी हो गया। अब मुझे बताओ जरा, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, ठीक है ना। आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी चाहिए हमको, इसको मैं क्या लिखता हूँ, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये कितना आएगा, तो आर नॉट है आपका 24.09 माइनस 10.1474, ओके। सो ये आपका आ जाएगा आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 34.83 डिग्री, ठीक है। एंड आर टी माइनस आर इन्फिनिटी कितना आएगा, आर टी की वैल्यू कितनी है टाइम टी पर। तो आप टाइम टी पर कोई भी एक पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे रीडिंग, तो टाइम टी पर ये पहली रीडिंग से स्टार्ट कर दो आप, तो ये आपकी आर टी की वैल्यू हो जाएगी। तो 21 पॉइंट कितना है 41 माइनस आर इन्फिनिटी कितना है माइनस 10.74, तो ये कितना आ जाएगा आपका 32.15, ठीक है। तो देखो अब कैसे मेजर करना है इसको, तो पहले डेटा के लिए देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट कितना था 34.83 डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी कितना है 32.15। इससे आप k की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.10116 पर मिनट, है ना, या जो भी सेकेंड पर मिनट में दे रखा है, तो ये मिनट में रीडिंग थी टाइम की। अब देखो दूसरे डेटा के लिए जब दूसरी बार इक्वेशन लगाओगे तो पहली बार के निकालिए, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। सेकेंड टाइम 2.303 अपॉन टी लॉग 34, ये तो वही रहेगा आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी यानी 34.83 डिवाइड बाई, अब नीचे आर टी माइनस आर इन्फिनिटी है, तो अब आर टी की वैल्यू कौन सी लोगे 17 पॉइंट, ये वाली कौन सी, पहले टाइम ये हुआ ना, टाइम 7.18 पे हमने ये वैल्यू ली है। अच्छा यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या रखोगे 7.18, क्योंकि हमने यहाँ पर 7.18 के लिए निकाला है 7.18, ठीक है। मेरे पास डेटा है इस वजह से मैं इसके आंसर लिख रहा हूँ 7.18। अब दूसरे टाइम की वैल्यू क्या लोगे 18, तो टाइम 18 पर क्या करोगे 18 टाइम पर जो आर टी की वैल्यू है 17.74 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू 18 पे, ये टाइम टी पे था, ये टाइम t1 या टाइम t2 बोल सकते हो। 34 पॉइंट क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, सो
सो आर टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 17.74 माइनस आर इन्फिनिटी कितना है -10.74। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 0.0116 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.116। तो इसका मतलब क्या है कि के की वैल्यू सेम आ रही है, के सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, इस तरीके से निकालेंगे इसको। समझ आ गया? तो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से कर लेना।